हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जुडिशरी। ऑनलाइन जुडिशरी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मोहित चौहान और आज हम अपनी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सीरीज़ की क्लास 12 पर हैं, जिसमें कि आज हम बात करेंगे कि जो हम अपनी पिछली वीडियो में हम पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज कितने टाइप से हो सकता है उसके बारे में आज हम जो है कि उसके एक दो अगले नए टाइप पर चर्चा करेंगे कि एक कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो डिस्चार्ज किस किस प्रकार से और हो सकता है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था कि किसी कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज जो है वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको परफॉर्म करने पर जो है उसका डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो आज हम अपना जो हमारे जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय ब्रीच। मतलब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का जो डिस्चार्ज है वो सबसे बेस्ट जो डिस्चार्ज हो माना जाता है वो है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के बाद उसका जो है वो डिस्चार्ज मान लिया जाता है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो जो है उसकी जो राइट्स और लायबिलिटीज़ थी वो जो है वो फुलफिल हो गया है और वो जो है वो समाप्त हो गया है कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन उसका जो हम अगला नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं आज कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय ब्रीच। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने के बाद भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो डिस्चार्ज माना जा सकता है। और इसका एक जो है अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे डिस्चार्ज बाय एन एग्रीमेंट। मतलब किसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई अलग से एग्रीमेंट कर लिया जाता है, पुराने कॉन्ट्रैक्ट के होते हुए भी एक नया एग्रीमेंट कर लिया जाता है और पुराने को समाप्त कर दिया जाता है, तो उससे भी पुराने कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो डिस्चार्ज मान लिया जाता है। तो आज हम ये दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो ब्रीच के द्वारा कब जो है वो डिस्चार्ज मान लिया जाएगा और कब जो है एक एग्रीमेंट के द्वारा जो है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज मान लिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं, जो इस सेशन की पीडीएफ चाहते हैं, वो इस टेलीग्राम चैनल को स्कैन करके यहाँ से पीडीएफ को ले सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो इंस्टाग्राम पर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने जो लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट का जो डिस्चार्ज है वो किस टाइप से हो सकता है, जिसमें कि हमने पहला जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि बाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का जो डिस्चार्ज है वो परफॉर्मेंस के द्वारा किया जा सकता है। और सेकंड है हमारा बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो ब्रीच करने के बाद जो है वो कब जो है उसका डिस्चार्ज मान लिया जाता है और कब क्या क्या उसकी जो है वो राइट्स और लायबिलिटीज़ बचती हैं। थर्ड है हमारा बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको हम फ्रस्ट्रेशन डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। और जो फोर्थ है हमारा बाय एग्रीमेंट, जिसको आज हम पढ़ेंगे सेकंड टॉपिक। और जो फोर्थ नंबर का टॉपिक है इसको आज हम पढ़ेंगे बाय एग्रीमेंट, जिसके अंदर नोवेशन और ऑल्ट्रेशन डिसेशन के बारे में बताया गया है कि कब कब जो है ये एग्रीमेंट होते हैं। और फोर्थ है हमारा बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब कोई लॉ के अंदर ऐसा चेंज आ गया है या फिर कोई ऐसा लॉ बन गया है कि जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब लॉ के अनुसार ही जो है वो फुलफिल हो गया है। तो ये हमने पढ़े थे, ये 5 तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो डिस्चार्ज किया जा सकता है, जिसमें कि हमने पहला वाला पढ़ लिया था। और आज हम अपना सेकंड और फोर्थ टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो सेकंड टॉपिक है हमारा बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड टॉपिक है तो बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट को जो है ब्रीच हम कब मानते हैं। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्रीच हुआ कब माना जा सकता है, जब कोई भी दो पार्टी जब एक कॉन्ट्रैक्ट करती हैं उनके द्वारा किसी भी पार्टीज़ के द्वारा जो उसकी लायबिलिटीज़ हैं, राइट जो है वो फुलफ़िल करने से मना कर दिया जाता है, तब हम उसको उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है फुलफ़िल हुआ नहीं मानते हैं। तब हम ये कहते हैं कि उस कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो ब्रीच हो गया है। तो देखिए, व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट फेल्स टू परफॉर्म, मतलब कोई पार्टी जो है वो परफॉर्म करने में फेल हो गई है, फेल्स टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट
फेल्स टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट एक्सक्यूज, मतलब जो कि एक्सक्यूज नहीं है और डिस्पेंस्ड भी, ना ही वो डिस्पेंस्ड भी है, देन इट इज कॉल्ड द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसको पार्टीज के द्वारा जो है वो उसको परफॉर्म करने में जो है वो फेल हो चुकी है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एक्सक्यूज भी नहीं हुआ है और ना ही वो डिस्पेंस्ड भी हुआ है, तो उनको जो है हम जो है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दो प्रकार से जो है वो ब्रीच किया जा सकता है। एक जो है हमारा एंटिसिपेटरी ब्रीच है, जो कि एंटिसिपेटरी ब्रीच है जो कि एक्चुअल ब्रीच से पहले जो परफॉर्मेंस की जो एक्चुअल जो टाइमिंग है उससे पहले जो है कोई सी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से पहले ही मना कर देना, वो हमारा एंटिसिपेटरी ब्रीच रहता है। सेकंड है हमारा एक्चुअल ब्रीच, मतलब कि जिस दिन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की जो कंडीशन थी वो फुलफिल होनी थी, उसी टाइम पर जो है वो परफॉर्म करने में फेल हो जाना, वो हमारा एक्चुअल ब्रीच है। तो देखिए अब हम इनको अलग अलग पढ़ते हैं। पहला है हमारा एक्चुअल ब्रीच। तो एक्चुअल ब्रीच क्या है? एक्चुअल ब्रीच देखिए वो है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, ए और बी के, एक एग्जाम्पल है ए और बी जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी मतलब किसी गुड्स की सप्लाई को लेकर। ए और बी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि इस गुड्स की जो सप्लाई है वो ए के द्वारा बी को इस गुड्स की सप्लाई, मान लीजिए आज का डेट है, मान लीजिए कि ये जो है 4 फरवरी को जो है, ये जो 4 फरवरी 2025 को जो है ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ये जो गुड्स हैं, ये जो गुड्स हैं ये ए के द्वारा बी को 4 फरवरी को जो है वो डिलीवर किए जाने हैं। तो लेकिन ए के द्वारा बी को जो है वो 4 फरवरी के दिन ये गुड्स डिलीवर नहीं किए जाते हैं, मतलब इसका जो परफॉर्मेंस है बी को, जो ये गुड्स थे, मान लीजिए कोई राइस थे या वीट है, कुछ भी ले लीजिए, किसी भी गुड्स की जो है वो डिलीवरी बी को जो है वो 4 फरवरी को दी जानी थी, लेकिन ए के द्वारा वो डिलीवरी नहीं दी गई। तो ये और जो है वो डिलीवरी नहीं दी गई और आज 4 फरवरी आ गई है, तो 4 फरवरी के दिन जो है ए के द्वारा वो परफॉर्म नहीं हुआ, तो ये जो है इसको जो हम एक्चुअल ब्रीच मानते हैं कि जिस दिन परफॉर्मेंस होनी थी उस दिन परफॉर्मेंस में जो है वो एक पार्टी फेल कर गई और उस जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको जो है परफॉर्म जो है नहीं कर पाई, तो उसको हम एक्चुअल ब्रीच मानते हैं। एंटिसिपेटरी ब्रीच, इसका जो है देखिए एंटिसिपेटरी ब्रीच भी वही है, दिस breach of contract occurs when prior to the date of performance the promisor repudiates the contract। मतलब जो हमारा एक्चुअल ब्रीच था वो उसी दिन हो रहा था जिस दिन हमारा परफॉर्मेंस की डेट थी, उसी दिन उसी टाइम पर जो है वो एक्चुअल ब्रीच हो रहा था। लेकिन एंटिसिपेटरी ब्रीच क्या है, उससे जो है पहले ही कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो एक्चुअल ब्रीच था उससे पहले ही जो है कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देना। मान लीजिए ये हमारा एग्जाम्पल था 4 फरवरी को जो है गुड्स की सप्लाई करनी थी, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मान लीजिए 1 जनवरी 2025, मान लीजिए ये जो है ना न्यू ईयर के दिन जो है ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ए और बी के बीच में कि 4 फरवरी 2025 को जो है ये गुड्स जो है डिलीवर करने हैं, लेकिन ए के द्वारा जो है वो बी को पहले ही नोटिस कर दिया जाता है कि मैं जो है ये गुड्स जो है वो सप्लाई नहीं कर पाऊँगा, और ये जो उसके द्वारा जो नोटिस दिया जाता है ए के द्वारा बी को, मान लीजिए 15 जनवरी को जो है ये बता दिया जाता है ए के द्वारा कि मैं ये गुड्स जो है डिलीवर नहीं कर पाऊँगा, तो ये जो है हमारा जो है ये एंटिसिपेटरी ब्रीच है। मतलब जो रियल ब्रीच होना था, जो एक्चुअल ब्रीच होना था, उससे पहले ही उसने बता दिया कि मैं जो है ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी जो लायबिलिटीज़ है वो मैं फुलफिल नहीं कर पाऊँगा, तो इसको जो हम एंटिसिपेटरी ब्रीच मानते हैं। मतलब पहले ही किसी भी चीज़ की जो है वो ब्रीच कर दिया उसने।
1 जनवरी को ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। 15 जनवरी को जो है ए ने जो है बी को बता दिया कि मैं जो है ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। तो 4 फरवरी को बी को जो है ज़रूरत नहीं है कि वो बी जो है 4 फरवरी तक का वेट करे कि जो है किसी भी एक्शन को लेने के लिए, किसी भी सू करने के लिए 4 फरवरी तक का वेट करने की ज़रूरत नहीं होगी बी को। वो जो है 15 जनवरी के बाद ही बी को सू कर सकता है, उससे परफॉर्मेंस करवा सकता है या फिर उसको छोड़ सकता है। वो बी के ऊपर है कि वो क्या करेगा। तो ये जो है हमारा एंटिसिपेटेड ब्रीच है। देखिए जो एंटिसिपेटरी ब्रीच का कॉन्सेप्ट है ये हमारा सेक्शन 39 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर मिलता है। अब हम अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो है वो सेक्शन 39 खोलते हैं, उसको रीड करते हैं पहले। ये हमारा अपना अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेयर एक्ट निकाल लीजिए, उसमें सेक्शन 39 निकालिए अपने बेयर एक्ट के अंदर, सेक्शन 39। ये हमारा सेक्शन 39, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रोमिस होली। मतलब किसी पार्टी के द्वारा परफॉर्म करने की, किसी प्रोमिस को परफॉर्म करने के लिए होली ही पहले ही मतलब पूरा का पूरा ही मना कर देना। व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म, मतलब पार्टी के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से रिफ्यूज कर देना, और डिसेबल्ड हिमसेल्फ, अपने आप को डिसेबल्ड कर दे, पार्टीज के द्वारा परफॉर्म करने के लिए डिसेबल्ड हो जाना। हिज प्रोमिस इट्स एंटायरिटी, द प्रोमिसी मे पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, प्रोमिसी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट से जो है वो खत्म जो है वो मान लिया जाएगा। अनलेस ही हैज सिग्निफाइड बाय वर्ड्स और कंडक्ट हिज एक्वेंसेंस इन इट्स कंटिन्यूएंस, मतलब जबकि उसके वर्ड्स के द्वारा या कंडक्ट के द्वारा यह नहीं शो कर दिया जाता कि वो जो है कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो आगे भी रखना चाहता है, ये शो नहीं कर दिया जाता है, तो ये जो इफेक्ट होगा वो उसका एंटिसिपेटरी ब्रीच मान लिया जाएगा। उसका जो है कि उस जो पार्टी है उनके द्वारा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्रीच कर दिया गया है। तो व्हेन अ पर्सन मेक एंटिसिपेटरी ब्रीच द अदर पर्सन हैज़ 2 अवेलेबल ऑप्शन। तो देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट है जब उसका ब्रीच हो जाता है, तो जो एक्चुअल ब्रीच है, तो एक्चुअल ब्रीच के अंदर जब उसको किसी भी व्यक्ति को अगर एक्चुअल ब्रीच किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का होता है, तो पार्टीज के द्वारा ये जो है वो होता है कि वो उसका कंपनसेशन ले सकती हैं। तो वो जो है एक्चुअल ब्रीच मतलब जिस टाइमिंग पर हुआ था उसके बाद ही जो है वो दूसरी पार्टी को सू कर सकती हैं, मतलब उस पर जो है वो मुकदमा कर सकती हैं। लेकिन एंटिसिपेटरी ब्रीच के अंदर जो है वो किसी भी पार्टी के पास जब उसको यह पता चल जाता है कि उसको नोटिस में आ जाता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारा एक्चुअल ब्रीच से पहले ही जो है वो ब्रीच हो गया है, मतलब एंटिसिपेटरी ब्रीच हो चुका है, तो पार्टीज के पास 2 ऑप्शन होते हैं। तो वे 2 ऑप्शन कौन से हैं? पहला है हमारा रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो जो है रिसाइन कर देना, मतलब इमीडिएटली, मतलब बिल्कुल इमीडिएटली ही कॉन्ट्रैक्ट का को समाप्त कर देना। और दूसरा है वेट फॉर द अपॉइंटमेंट डे ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब उस डेट का वेट करना जिस दिन जो है वो परफॉर्मेंस होना था, उस दिन का वेट करना, या फिर जो जिस दिन उसको यह नोटिस मिला कि जो वो एंटिसिपेटेड ब्रीच होना है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पार्टी जो है वो अपने जो लाइबिलिटीज़ है उनको फुलफिल नहीं कर पा रही है, उसका ब्रीच कर रही है, तो या तो उसको इमीडिएटली उसको कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो समाप्त कर देना, या फिर उस डे का जो जिस दिन परफॉर्मेंस होना था उस डे का जो है अपॉइंट उसका जो है वेट करना, उसका जो है वेट करना। ये हमारे 2 जो है पार्टीज के पास ऑप्शन अवेलेबल होंगे कि या तो जिस दिन उसको नोटिस मिला एंटिसिपेटरी ब्रीच का उसी दिन उस कॉन्ट्रैक्ट को इमीडिएटली रिसाइन मान लेना, या फिर जिस दिन उस कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो फुलफिल होना था, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फुलफिल होना था, परफॉर्म होना था, उस दिन का वेट करना टू सू द अदर पार्टी, मतलब अदर पार्टी को सू करने के लिए या फिर उसका परफॉर्मेंस कराने के लिए बाय कोर्ट।
तो ये दो हमारे पास जो पार्टीज के पास जो है वो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली, एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गिव्स इमीडिएट साइड टू एक्शन, जो मैंने अभी बताया। इट एंटाइटल्स द इंजर्ड पार्टी टू इमीडिएटली सू, मतलब जो इंजर्ड पार्टी है वो इमीडिएटली सू कर सकती है। दिस राइट वाज रिकॉग्नाइज्ड इन होचेस्टर वर्सेस डेलाटूर, ये हमारा एक इम्पोर्टेंट केस है। होचेस्टर वर्सेस डेलाटूर का एक केस है जिसके अंदर जो है वो होचेस्टर जो है वो डेलाटूर एक कंपनी है, उसको जो है वो टूर के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसके अंदर मान लीजिए ये डेट देते हैं कि ये जो टूर है ये हमारा मान लीजिए 4 जून से स्टार्ट होना था। लेकिन जो एक कंपनी है ये होचेस्टर को पहले ही नोटिस भेज देती है। मान लीजिए ये जो कंपनी है ये होचेस्टर को मान लीजिए 10 अप्रैल, ये जो है 10 अप्रैल को जो है ये नोटिस दे देती हैं कि ये जो टूर है इसको जो है कंपनी के द्वारा जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। तो अब होचेस्टर के पास जो है वो 2 राइट होते हैं। तो ये होचेस्टर जो है ये होचेस्टर ये 20 मई को जो है ये कोर्ट पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये 4 जून को मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका टूर होना था होचेस्टर का, जो डेलाटूर कंपनी थी उससे जो है होचेस्टर ने एग्रीमेंट किया था, प्रॉमिस किया था कंपनी के द्वारा कि वे जो है उसको 4 जून को जो है वो टूर पर ले जाएंगी। तो लेकिन कंपनी के द्वारा जो है वो होचेस्टर को पहले ही इसके बारे में बता दिया गया कि जो कंपनी है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रही है और ये जो टूर है ये कैंसिल कर दिया गया है कंपनी के द्वारा। तो होचेस्टर साहब जो हैं ये जो है 10 मई को जो है ये कोर्ट पहुंच जाते हैं। तो ये जो कंपनी है कंपनी कहती है कि होचेस्टर के पास राइट नहीं है कि जब तक जो है वो परफॉर्मेंस की डेट नहीं आती तब तक वो जो है कंपनी को जो है वो सू नहीं कर सकते। लेकिन जो कोर्ट है वो ये कहता है कि ऐसा कहीं नहीं जो है वो रिटन है कि जो वेट ही करना पड़ेगा कि जो एक्चुअल ब्रीच है जिस दिन होना है उस दिन का वेट करना पड़ेगा। होचेस्टर के पास राइट है कि वो जिस दिन उसे पता चला कि वो उसी दिन के बाद उस कॉन्ट्रैक्ट को अगर वह ब्रीच मानता है तो उसको जो है वो सू कर सकता है, उसके पास राइट है। चाहे तो वह उस जो है इमीडिएटली उसको सू कर सकता है उसी दिन के बाद, या फिर जिस दिन परफॉर्मेंस होना था 4 जून को परफॉर्मेंस होना था 4 जून का वेट करे। अगर वेट करता है तो 4 जून के बाद भी उसको जो है कंपनी को जो है वो सू कर सकता है, उसके पास दोनों राइट हैं। ये जो है हमारा कोर्ट कहता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट केस है, इसको जो है लर्न कर लेना। सेकंड है हमारा वेट फॉर द अपॉइंटमेंट डे ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब परफॉर्मेंस के दिन के वेट करना। तो उसके अंदर जो है देखिए इसके अंदर अगर कोई पार्टी परफॉर्मेंस के डे का वेट करती है और कोई ऐसी जो है वो मान लीजिए कोई ऐसी घटना घट जाती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट था वो जो है वो वॉइड हो जाता है, तो इस चीज़ का फ़ायदा जो है वो जो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रही थी पार्टी उसको होगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पहले ही वॉइड हो गया है किसी लॉ के द्वारा, या किसी ऐसी कंडीशन जो है वो आ गई है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इम्पॉसिबल हो गया है। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है भी हमारे वॉइड होते हैं, जो कि हमने पहले पढ़ा था। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को जो है हम परफॉर्म भी नहीं करवा सकते। तो अगर ऐसा हो जाता है तो फिर जो है वो पार्टीज के द्वारा ये राइट नहीं बचेगा कि वो जो है उसको फुलफिल करवा सकें। अगर एंटिसिपेटरी बीच में इमीडिएटली अगर सू करता है तो उस पर जो है वो कंपनसेशन ले सकते हैं, जो कि हमारे सेक्शन 73 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसके अंदर जो है वो कंपनसेशन की मांग कर सकता है पार्टी। लेकिन अगर उस दिन का वेट करती है और कोई ऐसा इवेंट हो जाता है कि जिसका फ़ायदा जो है वो प्रोमिसर को हो जाता है, तो फिर
जो है वो पार्टी जो है ये जो सू है वो नहीं कर सकती और कंपनसेशन भी नहीं मांग सकती है। तो ये जो है उसको जो है नुकसान हो सकता है और दूसरी जो प्रोमिसी है उसको फ़ायदा हो सकता है, प्रोमिसर को फ़ायदा हो सकता है, प्रोमिसी को नुकसान हो सकता है, बस इसी चीज़ का ये वो है। तो ये जो हमारा जो बताया गया था ये फूलचंद फतेहचंद वर्सेस गुलाब सिंह 1927 का ये केस है, इसको लर्न कर लेना। इसमें ये बात बताई गई थी कि जो अगर पार्टी के द्वारा अगर उस दिन का वेट किया जाता है और उसमें कोई ऐसा सुपर विनिंग इवेंट हो जाता है और उस इवेंट का जो है वो फ़ायदा जो है वो प्रोमिसर को मिल सकता है। तो ये जो है हमारा इस केस के अंदर बताया गया था। तो देखिए हमारा जो पहला टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम अपने सेकंड टॉपिक पर चलते हैं जो कि हमारा डिस्चार्ज बाय नोवेशन ऑल्ट्रेशन रिसेशन मीन्स डिस्चार्ज बाय एन एग्रीमेंट। तो देखिए डिस्चार्ज बाय एन एग्रीमेंट का मतलब है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वापस से एक दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट कर लेना। मान लीजिए जो कॉन्ट्रैक्ट था उन्हीं पार्टीज़ के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट था उसी में कुछ नई कंडीशन को ऐड कर देना या फिर कुछ कंडीशन को ख़त्म कर देना या फिर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को ही समाप्त कर देना। इस चीज़ के बारे में अगर पार्टीज़ के द्वारा किया जाता है तो उसी को जो है डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट मान लेते हैं। मतलब जो पुराना वाला एग्रीमेंट था, जो कॉन्ट्रैक्ट था वो समाप्त हो जाता है और जो नया वाला एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जन्म लेता है उस पर उसको जो है परफॉर्म किया जाएगा पार्टीज़ के द्वारा। तो ये हमारा डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट है जिसके अंदर हम नोवेशन ऑल्ट्रेशन और रिसेशन जो है वो कर सकते हैं। ये टर्म क्या है ये हम अभी पढ़ेंगे जो कि हमारे सेक्शन 62 के अंदर बताया गया है। तो अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेयर एक्ट के अंदर सेक्शन 62 को निकालिए, उसको रीड करते हैं एक बार। ये हमारा सेक्शन 62 अपने अपने बेयर एक्ट में निकाल लीजिए एक बार। 62 ये हमारा 62 है। इफेक्ट ऑफ नोवेशन रिसेशन एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर नोवेशन करने पर, रिसेशन करने पर या फिर ऑल्ट्रेशन करने पर क्या इफेक्ट होगा किसी कॉन्ट्रैक्ट का, उसके बारे में हमारा सेक्शन 62 बात करता है। जिसमें यह बताया गया है इफ़ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू सब्सटीट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज हैं उनके द्वारा एग्री किया जाता है किसी नए कॉन्ट्रैक्ट को सब्सटीट्यूट करने के लिए या फिर रिसाइन करने के लिए या फिर ऑल्टर करने के लिए उसको, तो द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म। मतलब जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था पहला वाला उसको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। इसका हम जो है एक इलस्ट्रेशन रीड करते हैं। ए ओज मनी टू बी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो ए जो है वो बी से मनी लेता है। इट इज़ एग्रीड बिटवीन ए बी एंड सी। ए बी और सी के बीच में एग्रीमेंट फिर से होता है दैट वी शैल हैंस फोर्थ एक्सेप्ट सी एज इफ डेटर। मतलब ए बी सी के बीच में जो है एक फिर से कॉन्ट्रैक्ट होता है कि बी जो है वो ए को जो है अपना डेटर ना समझकर सी को अपना नया डेटर समझे। मतलब जो बी के ऊपर जो है वो जो ए के ऊपर जो है वो डेप्ट था वो बी जो है वो ए पर डेप्ट ना समझ करके सी पर अपना डेप्ट समझे इंस्टेड ऑफ ए के बदले में, जो कि ए और बी और सी के बीच में जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो द ओल्ड डेप्ट ऑफ ए टू बी इज एट एन एंड। मतलब जो ए और बी के बीच में जो हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट था जो उसके द्वारा जो डेप्ट लिया गया था वो जो है वो एंड हो जाएगा। एंड द न्यू डेप्ट जो नया डेप्ट होगा सी टू बी, मतलब बी पर जो सी पर जो बी का जो डेप्ट होगा वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म कराया जाएगा। लेकिन पुराना जो ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट था उसको जो है वो एंड हो जाएगा, उसका जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो ये हमारा इलस्ट्रेशन बात करता है। तो देखिए हमारे जो सेक्शन
62 है, उसमें हमारे नोवेशन, ऑल्ट्रेशन और रिसेशन के बारे के इफेक्ट के बारे में बात की गई कि उनका जो है इफेक्ट क्या होगा। तो नोवेशन होता क्या है? नोवेशन मीन्स रिप्लेसिंग द ओल्ड Novation means replacing the old thing by new one. When the parties to the contract agree to substitute the existing contract for a new contract, that is called novation. मतलब जब पार्टीज के द्वारा नोवेशन का, देखिए सिंपल मतलब है, नोवेशन मीन्स रिप्लेसिंग द ओल्ड, मतलब पुरानी चीज़ को समाप्त करके कोई नई चीज़ लाना, वो नोवेशन कहलाता है। तो जब पार्टीज के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्री किया जाता है कि जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई नई चीज़ ले करके आई जाती है, कोई नई कंडीशन लगाई जाती है, और जो नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया उसके अंदर ही एक क्लोज डाला गया कि जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारा वॉइड होगा, वो जो है वो हमारा समाप्त हो जाएगा, वॉइड नहीं, वो हमारा समाप्त मान लिया जाएगा, और जो नया कॉन्ट्रैक्ट हम आज बना रहे हैं उसको जो है वो पार्टीज के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा। तो ये हमारा नोवेशन कहलाता है। तो इसके अंदर जो नोवेशन के एलिमेंट हैं, वो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, वो क्या क्या होने चाहिए? तो इसके अंदर हमारा पहला होना चाहिए, देयर शुड बी एन ओल्ड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, पुराना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना आवश्यक है। मतलब जो पहला कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी तो उसके ऊपर एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा, उसी के लिए तो नोवेशन हुआ है। तो हमारा एक पुराना कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। दूसरा है, द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी ब्रीच्ड, मतलब जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्रीच नहीं होना चाहिए। जो हमने पहले वाली कंडीशन पढ़ी थी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, कि ब्रीच के द्वारा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फुलफिल मान लिया जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो समाप्त मान लिया जाता है, तो वो ब्रीच भी नहीं हुआ होना चाहिए जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है। व्हेन थर्ड है हमारा, वेयर न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिटवीन द सेम और डिफरेंट पार्टीज, मतलब जो नया कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारा नई पार्टीज के बीच में भी हो सकता है, कोई मतलब अलग पार्टीज के बीच में भी जो है वो नया कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, या फिर सेम पार्टीज ही कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आपस में फिर से कर सकती हैं। देयर मस्ट बी रेफरेंस इन द न्यू कॉन्ट्रैक्ट, इसका ये जो क्लोज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो नया कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टीज के द्वारा बनाया गया है उसके अंदर जो है वो पुराने कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो रेफरेंस दिया होना चाहिए, कि जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है वो जो है हमारा एंड मान लिया जाएगा, और ये जो नया कॉन्ट्रैक्ट आज हम बना रहे हैं उसको जो है हमारे द्वारा वो फुलफिल किया जाएगा। तो उनका जो है रेफरेंस न्यू कॉन्ट्रैक्ट में देना अनिवार्य होगा। तो ये हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। नोवेशन अगर हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में करते हैं तो इस प्रकार से इनोवेशन कर सकते हैं। एक पुराना कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है ब्रीच नहीं होना चाहिए, और जो नया कॉन्ट्रैक्ट है वो सेम पार्टीज या फिर डिफरेंट पार्टीज के बीच भी किया जा सकता है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था ए और बी का डेप्ट था। बाद में जो है वो ए बी और सी के बीच में एक नया कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसके द्वारा बी और सी, बी को जो है वो जो एक जो है ए से एक, मतलब ए ने जो बी से पैसे लिए थे वो जो है वो सी को चुकाने पड़ते हैं। जो ए और बी के, ए बी और सी के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है कि जो वो डेप्ट है वो सी चुकाएगा, तो जो नया डेटर हो जाता है वो सी हो जाता है उसके अंदर। तो ये जो हमारा जो पार्टीज है वो डिफरेंट भी हो सकती है, और जो है सेम पार्टीज के बीच में जो है वो नया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया जा सकता है। और जो कॉन्ट्रैक्ट नया वाला होगा उसमें रेफरेंस दिया होना चाहिए कि जो हमारा पुराना कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम एंड कर रहे हैं और नया कॉन्ट्रैक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये हमारे नोवेशन के एलिमेंट थे। अब हमारा ऑल्ट्रेशन क्या है? ऑल्ट्रेशन देखिए एक इंग्लिश टर्म ही है कि ऑल्ट्रेशन से हम एक बेसिक जनरल मीनिंग अगर हम जाने तो किसी भी चीज़ का ऑल्टर करना, मतलब किसी भी चीज़ में ऑल्ट्रेशन करना। ऑल्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स चेंज इन वन और मोर ऑफ द मटेरियल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ऑल्ट्रेशन का मतलब है कि किसी भी चीज़ को कम कर देना, या फिर उसमें जो है चेंज कर देना। जो एक या दो से मतलब एक में या फिर किसी और एक या ज़्यादा किसी भी जो टर्म किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिफाइन की गई थी, जो बताई गई थी, कंडीशन लगाई गई थी,
उसके अंदर अगर हम चेंज कर रहे हैं उनको, हम उन कंडीशन को अगर हम चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा या फिर थोड़ा भी अगर हम उनमें चेंज कर रहे हैं तो वो जो है हमारा अल्ट्रेशन कहलाता है। और थर्ड था हमारा जो इसके अंदर टर्म था हमारा रिसेशन, व्हेन बोथ द पार्टीज एग्री टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, जिसका रिसाइन का मतलब है द पुट टू एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्चुअल एब्लिगेशन, मतलब जब पार्टीज के द्वारा ये एक नया कॉन्ट्रैक्ट करके ये कह दिया जाता है कि जो हमारा पुराना कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम समाप्त कर रहे हैं, तो ये जो हमारा रिसेशन की कैटेगरी के अंदर आता है। उसका मतलब रिसेशन, एक जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको हमने रिसेस कर दिया है, उसको जो हमने समाप्त कर दिया है। द ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिसेशन इज टू पुट टू एन एंड टू द प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट, जो प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट था उसको समाप्त मानना ही जो है वो रिसेशन का अर्थ माना जाएगा। देखिए इसके अंदर एक जो टर्म है हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, जो रिमिशन ऑफ परफॉर्मेंस सेक्शन 63 में दिया गया है, वो भी हमारा इसी की कैटेगरी के अंदर आता है। हम जो है बेयर एक्ट में एक बार 63 जो है वो रीड करते हैं, अपना अपना बेयर एक्ट निकाल लीजिए, उसमें 63 सेक्शन जो है वो रीड करते हैं एक बार। सेक्शन 63, प्रोमिसी may dispense with or remit performance of promisee, every promisee may dispense with or remit, मतलब एवरी प्रोमिसी जो कोई भी, मतलब प्रत्येक प्रोमिसी के द्वारा डिस्पेंस भी किया जा सकता है या फिर रिमिट किया जा सकता है, होली या तो पूरा या फिर इन पार्ट में परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिसी, मतलब उसकी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की जो परफॉर्मेंस है उसको पूरा या फिर थोड़ा उसको जो है अगर रिमिट कर दिया जाता है या फिर डिस्पेंस भी कर दिया जाता है, मतलब उसको छोड़ दिया जाता है, उसको जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको समाप्त कर दिया जाता है, या तो रिमिट कर दिया जाता है या फिर डिस्पेंस भी कर दिया जाता है, तो उसको जो है वो रिमिशन के अंदर जो है वो माना जाता है। परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिस मेड टू हिम और मे एक्सटेंड द टाइम, या फिर उसका टाइम को बढ़ा दिया जाता है परफॉर्मेंस की, ये भी हमारे रेमिशन के अंदर ही आएगा। और मे एक्सेप्ट इंस्टेड ऑफ इट एनी सेटिस्फेक्शन विद ही थिंग्स फिट, मतलब कोई और जो है वो कंडीशन को फुलफिल कर लिया जाता है, मतलब किसी एक चीज़ के बदले में कोई दूसरी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, उसको भी उसके जो है वो सेटिस्फैक्ट हो जाता है किसी दूसरी चीज़ के परफॉर्मेंस से, तो वो भी हमारा रिमिशन की कैटेगरी के अंदर आएगा सेक्शन 63 के द्वारा। इसका हम इलस्ट्रेशन एक बार रीड करते हैं, एक एग्जांपल रीड करते हैं। ये हमारा इसका इलस्ट्रेशन है, ए प्रोमिसेस टू पेंट अ पिक्चर फॉर बी, ए जो है वो बी को प्रोमिस करता है बी एक पिक्चर पेंट करने के लिए, बी आफ्टरवर्ड फॉरबिड हिम टू डू सो, मतलब बी जो है वो बाद में जो है ऐसा करने के लिए जो है वो ए से मना कर देता है, तो ए इज नो लॉन्गर बाउंड टू परफॉर्म द प्रोमिस, ए जो है वो उस प्रोमिस को परफॉर्म करने के लिए जो है वो बाउंड नहीं है। तो ये हमारा रेमिशन की कैटेगरी में आता है, सेक्शन 63 के अंदर जो है वो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो बताया गया है, जो कि हमने अभी इसके अंदर जो मेन एलिमेंट है वो यही है, रेमिट और डिस्पेंस विद इट, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रेमिट कर दिया हो या फिर उसको जो है छोड़ दिया गया हो या फिर डिस्पेंस भी कर दिया गया हो या समाप्त कर दिया गया हो। दूसरा हमारा जो उसका एलिमेंट होगा वो होगा एक्सटेंड द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, या फिर उस जो परफॉर्मेंस का जो टाइम था उसको जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है, तो वो भी हमारा रेमिशन के अंदर ही कैटेगरी के अंदर आएगा। थर्ड है हमारा एक्सेप्ट एनी अदर सेटिस्फेक्शन इंस्टेड ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब कोई और जो है वो किसी एक चीज़ के बदले जो है वो दूसरी चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट कर लेना, उस चीज़ का सेटिस्फैक्ट हो जाना, वही जो है वो उसको जो है हमारा रेमिशन की कैटेगरी के अंतर्गत माना गया है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम रेमिशन के अंदर, ए जो है बी को एक मान लीजिए एक ओल्ड कार सेल करने का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ए और बी के बीच में एक ओल्ड कार सेल करने का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन बाद में जो है
जो कार है उसको सेल ना करके बाद में जो है ये कहते हैं कि हम जो है एक जो है वो बाइक को जो है ये सेल करते हैं। बाद में एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और उसमें कहते हैं कि हम जो है कार को सेल नहीं कर रहे, बाइक को सेल कर रहे हैं। और इस बाइक के सेल पर बी जो है वो मान भी जाता है, बी जो है उसका परफॉर्मेंस कर लेता है, उसको जो है वो बी जो है वो बाइक से सेटिस्फैक्ट हो जाता है, कार न लेकर के वो बाइक से खुश हो जाता है, उसको बाइक भी चल जाती है। तो बी अगर उस परफॉर्मेंस को लेकर के वो उसको सेटिस्फैक्ट हो जाता है तो वो जो है वो रेमिशन की कैटेगरी के अंदर आता है, जो कि हमारे सेक्शन 63 के अंतर्गत दिया गया है। तो ये दो दो हमारे टॉपिक थे बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहला हमने टॉपिक पढ़ा जिसके अंदर जो है वो एंटिसिपेटरी ब्रीच और एक्चुअल ब्रीच के बारे में हमने पढ़ा कि एक्चुअल ब्रीच क्या होता है, एंटिसिपेटरी ब्रीच क्या होता है। फिर हमने जो है भाई एग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज किस प्रकार से हो सकता है, नोवेशन करके, ऑल्ट्रेशन करके, रिसेशन करके या फिर रिमिशन करके परफॉर्मेंस का, तो इसके बारे में हमने आज पढ़ा। तो आज के हमारे जो दोनों टॉपिक थे वो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को किस प्रकार से कर सकते हैं वो हमारे अब समाप्त हुए। अगली वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर इस जो हम ये नोट्स हैं इसको अगर आप लेना चाहते हैं, इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को स्कैन करके आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं और वहाँ से ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।